सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों का पाठशाला ट्यूटोरियल इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम क्रिया के विषय में चर्चा करेंगे। क्रिया के भेद, क्रिया के पद परिचय और अन्य जानकारियाँ जो भी क्रिया के संबंध में है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का तात्पर्य ऐसे शब्द से है जिससे किसी काम का करना या होने का पता चले। जैसे पहला शब्द यहाँ पे पढ़ना दिया गया है। अब पढ़ना शब्द यानी पढ़ना, पीना, खाना, जाना, जितने भी शब्द हैं यहाँ पर ये सभी क्रिया हैं। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। जिसके रूप, लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। यह हिंदी की अपनी विशेषता है। इसकी एक अपनी विशेषता है। उसके बाद देखिए अगला जो उसमें वो है धातु। धातु क्या होगा? जब क्रिया की बात कर रहे हैं तो हमको धातु की बात करनी पड़ेगी। धातु क्या होगा? क्रिया का जो मूल रूप होता है वही धातु होता है। पिछले वीडियो में हमने कहीं जिक्र भी किया है, कहीं हमने इसकी चर्चा भी की है धातु के बारे में। तो धातु वो है, क्रिया का मूल रूप धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे हम कोई शब्द लेते हैं पढ़ना, इनमें ना प्रत्यय है जो मूल धातु पढ़ में लगा हुआ है। इस प्रकार पढ़ना क्रिया में धातु पढ़ है, लिखना में लिख, खाना में खा, ये सब क्रिया हैं, मूल धातु हैं। और उससे जो बनकर बना है लिख में ना जोड़ने पर वो क्रिया हो जाएगा। ना क्या है? प्रत्यय है। और पढ़, लिख, खा, पी, ये क्या है? मूल धातु हैं। तो हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है। जैसे चलना, देखना, इन सामान्य रूपों में ना हटाकर धातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है। धातु की यह मुख्य पहचान है, सबसे प्रमुख। अगर धातु का पता लगाना है तो ना को हटा दीजिए क्रिया से तो आपको धातु मिल जाएगा, यानी मूल शब्द जिसको कहते हैं मिल जाएगा। हिंदी में क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं। जैसे काम प्लस आना क्या हो गया? कमाना। चिकना प्लस आना, चिकनाना। दोहरा प्लस आना, दोहराना। ये सभी क्या हैं? ये सभी भी क्रियाएं हैं। अब देखिए धातु के भेद कितने हैं। तो व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती हैं, यानी दो भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं या किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होते। जैसे खा, देख, पी, ये क्या है? खाना, पीना, इससे जो भी शब्द बनते हैं, है ना, तो उन्हीं का मूल धातु ये है, खा, देख, पी। तो ये मूल धातु हैं, ये स्वतंत्र हैं। यौगिक धातु किसी प्रत्यय की योग से बनता है। जैसे हमने लिखा खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा। मतलब वर्ब के सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी फॉर्म्स होते हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। यानी अगर खा, देख, पी, लिख ऐसे करके बोले बिना ना लगाए तो वो मूल धातु होगा। अगर उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया, खा की जगह पर हमने खिला कर दिया, पढ़ की जगह पे पढ़ा कर दिया, लिख की जगह पे लिखा कर दिया, तो यौगिक धातु हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रत्यय लगा दिया गया है, कुछ ना कुछ जोड़ दिया गया। इस प्रकार धातुएं अनंत हैं। कुछ एकाक्षरी, कुछ दो अक्षरी, कुछ तीन अक्षरी और बहुत सी चार अक्षरी धातुएं भी होती हैं।
यौगिक धातु तीन प्रकार से बनती है। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। अभी क्रिया के बारे में, अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक शब्द अकर्मक और सकर्मक है, तो ये क्रिया के भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अभी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। पहले जो है प्रेरणार्थक क्रिया यानी धातु, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होगा। जैसे हमने कहा लिखना, तो लिखना की जगह पर लिखवाना, पढ़ना पढ़ाना, पढ़वाना, काटना कटवाना, करना कराना, ये क्या है? ये सभी प्रेरणार्थक क्रिया हैं। खुद नहीं किया जा रहा है। मोहन मुझसे किताब लिखाता है, मोहन मुझसे किताब लिखाता है। वह नाई से बाल कटवाता है, काटता नहीं कटवाता है। इस वाक्य में अब देखिए, मोहन क्या है? करता है, करता यानी काम को करने वाला, लेकिन यहाँ खुद ना करके वो दूसरों से करवा रहा है, इसलिए ये यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हैं, जैसे गिरना से गिराना और गिरवाना। दोनों क्रियाएं एक के बाद दूसरी प्रेरणा में हैं। याद रखें, सकर्मक अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक यानी कर्म लेने वाली हो जाती हैं। जैसे राम लजाता है, वह राम को लजवाता है। अब देखिए, यहाँ एक जगह पर क्या है? वह राम लजाता है, दूसरा है राम वह राम को लजाता है। तो यहाँ अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक क्रिया हो जाती है, वो अकर्मक क्रिया नहीं रह जाती। प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक ही रहती हैं। जैसे मैंने उसे हंसाया, मैंने उससे किताब लिखवाया। पहले में कर्ता अन्य कर्म को हंसाता है। देखिए, कर्ता अन्य कर्म को हंसाता है, अन्य मतलब यहाँ कर्म दिया गया, और दूसरे में कर्ता दूसरे को किताब लिखने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार हिंदी में प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप चलते हैं। प्रथम में ना और द्वितीय में वाना का प्रयोग होता है, जैसे हंसाना हंसवाना। अब यहाँ देखिए, मूल क्या है? उठना। द्वितीय और तृतीय यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया, उठाना और उठवाना। मूल शब्द क्या है? मूल का अगर बात करें, उठ, उठ से बना उठना। अब यहाँ पे उठाना और उठवाना, देना दिलाना दिलवाना, लिखना लिखाना और लिखवाना, ये द्वितीय और तृतीय उसके प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इसी तरह जीना जिलाना जिलवाना, सोना सुलाना सुलवाना। उसके बाद फिर यौगिक क्रिया आती है। दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से यानी मिलने से धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, तो हमने कहा चलाना, हंसना हंसाना, चलना चल देना, तो ये यौगिक क्रियाएं हैं। अब देखिए, एक यहाँ पर आया है नाम धातु यानी नॉमिनल वर्ब। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। अब देखिए, जैसे संज्ञा से हाथ, हाथ से क्या बना? हथियाना। बात बतियाना। अब विशेषण क्या है? अब ये तो संज्ञा था, हाथ और बात। उसके बाद चिकना और गरम, ये क्या है? विशेषण है, किसी चीज़ की विशेषता बताने वाला शब्द है। इससे क्या? चिकनाना और गरमाना, ये शब्द बने। ये क्या है? ये नाम धातु होंगे। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। ऊपर व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के भेद किए गए। ये जो अभी तक हमने पढ़ा वो व्युत्पत्ति की दृष्टि से थे। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया यानी ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। अब सकर्मक क्रिया यानी ट्रांसिटिव वर्ब क्या होगा? सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, यानी ऑब्जेक्ट भी हो, सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी हो। अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन
तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। उदाहरणार्थ अगर यहाँ पर दिया गया श्याम आम खाता है, अब कर्ता है इसमें श्याम, कर्ता यानी सब्जेक्ट श्याम है, खाने के साथ उसका कृत रूप से संबंध है। प्रश्न होता है क्या खाता है, उत्तर आपका आएगा आम खाता है। इस तरह आम का सीधा खाने से संबंध है, अतः आम क्या होगा, कर्म कारक है। यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, इसलिए खाना क्या है, सकर्मक है। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है। यहाँ गीत और पुस्तक जैसे कर्म छिपे हुए हैं, लिखा नहीं है लेकिन गाता है, मतलब क्या गाना ही गा रहा होगा ना। कुछ पढ़ता है तो क्या पढ़ता होगा, पुस्तक पढ़ता होगा, न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, जो भी पढ़ रहा है। तो ये कर्म यहाँ पर छुपे होते हैं। दूसरा है अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे श्याम सोता है, अब इसमें सोना क्रिया अकर्मक है, श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी की जाती है, उसका फल उसी पर पड़ेगा, तो रिजल्ट उसी को मिलेगा, तो वो अकर्मक क्रिया है। अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है। ऊपर मैंने कहा वह फल खाता था, अब फल उसने आम खाया, अब आम खाया तो उस जिसने भी, जैसे श्याम ने क्या किया, आम खाया। अब आम खा तो वो रहा है लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट होना। ऑब्जेक्ट का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ना चाहिए तभी वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा तो आम खाने से क्या आम में कमी होगी, नहीं होगी, खत्म होगा, नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यानी कर्ता के कर्म का जो काम कर रहा है उसका फल उस पर ना पड़कर ऑब्जेक्ट पर, कर्म पर पड़ रहा है, यानी आम पर पड़ रहा है, तो वो सकर्मक क्रिया था। अकर्मक क्रिया पर यहाँ पूरा का पूरा फल, राम सो रहा है तो राम के सोने का फल उसी के ऊपर, उसका रिजल्ट उसी के ऊपर आएगा। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान। अब देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे और किसको आदि लगाकर प्रश्न करने पर मिलते हैं। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना कि क्रिया सकर्मक है और यदि ना मिले तो अकर्मक होगी। जैसे उदाहरणार्थ में दिया गया मारना, पढ़ना, खाना, इन क्रियाओं में क्या किसे लगाकर प्रश्न किए जाएं तो इनके, अब देखो किसे मारा, अब मैंने कहा किशोर, उसने किशोर को मारा या उसने किशोर को पीटा, किसे पीटा, तो आप बोलेंगे किशोर को पीटा। क्या खाया, उसने खाना खाया, तो मैंने कहा क्या खाया, तो आप कहेंगे खाना खाया। वह किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो इन सब उदाहरणों में क्रियाएं सकर्मक है। सकर्मक होने का तात्पर्य इसमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म है और उस पर प्रभाव भी पड़ेगा। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं, जैसे उसका सिर खुजलाता है और वह अपना सिर खुजलाता है। अब देखिए अकर्मक है, यहाँ पर खुजलाता है और वह अपना सिर खुजलाता है, तो ये सकर्मक। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और मैं घड़ा भरता हूँ। अब देखिए जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभय विध धातु कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है द्विकर्मक क्रिया। कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली और कुछ दो कर्म वाली होती हैं। जैसे राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कर्म एक ही है रोटी, किंतु मैं लड़कों को वेद पढ़ाता हूँ, में दो कर्म हैं, लड़कों को और वेद, तो ये द्विकर्मक क्रिया होगी। उसके बाद आता है संयुक्त क्रिया यानी कंपाउंड वर्ब। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे घनश्याम रो चुका, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। अब इन वाक्यों में रो चुका, रोने लगा, पहुंच गया, ये क्या है, संयुक्त क्रियाएं हैं। चुकना, लगना, रोना, पहुंचना, जाना,
गया यानी जाना। ये दो दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। इसके अतिरिक्त सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। अकर्मक क्रिया से जैसे लेट जाना, गिर पड़ना। सकर्मक क्रिया से बेच लेना, काम करना, बुला लेना, मार देना। यानी जो कंपाउंड वर्ब होता है, जो संयुक्त क्रिया होती है, वो अकर्मक क्रिया से भी बनती है, सकर्मक क्रिया से भी बनती है। संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह है कि उसकी पहली क्रिया प्रायः प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें सकना क्रिया पढ़ना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर रही है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक होता है। अब देखिए, संयुक्त क्रिया जो है उनके भी भेद हैं, कई भेद हैं। जैसे आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, ऐसे करके 11 भेद हैं। पहला क्या, आरंभ बोधक, यानी जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, यानी अभी उसने शुरू किया है। पानी बरसने लगा, यानी अभी शुरुआत हुआ है, पानी बरसने का शुरुआत, तो ये क्या है, आरंभ बोधक है। समाप्ति बोधक, यानी जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध, उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे वह खाना खा चुका है, यानी कार्य क्या हुआ, समाप्त हो चुका। वह पढ़ चुका है, वह लिख चुका है, वह बाजार जा चुका है, ये क्या है, कार्य की समाप्ति हो चुकी है, तो ये समाप्ति बोधक क्रिया होगा। अब अवकाश बोधक, जिससे क्रिया को निष्पक्ष करने के लिए अवकाश का बोध, वह अवकाश बोधक। जैसे वह मुश्किल से सोने पाया या मुश्किल से जाने को पाया, तो ये क्या है, अवकाश बोधक। उसके बाद है अनुमति बोधक। अनुमति बोधक यानी जहाँ पे अनुमति की बात होगी। अवकाश का मतलब मुश्किल से कोई काम हुआ, वहाँ पर अवकाश बोधक की बात होगी। अनुमति बोधक क्या है, जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होगा। जैसे मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, यहाँ क्या हो रहा है, अनुमति की बात हो रही है, आज्ञा मांगा जा रहा है। उसके बाद आता है नित्यता बोधक, जिस कार्य की नित्यता, उसके बंद ना होने का भाव प्रकट हो। यानी हवा चल रही है, सतत निरंतर लगातार चल रही है, पेड़ बढ़ता गया, तोता पढ़ता रहा। यहाँ क्या है, मुख्य क्रिया के आगे जाना या रहना जोड़ने से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। उसके बाद आता है आवश्यकता बोधक, जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए, करना पड़ता है मतलब क्या, आवश्यकता होगी या कर्तव्य होगा। तुम्हें यह काम करना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या है, करना चाहिए, करना पड़ता है, या तो आवश्यकताएं होंगी तब करना पड़ेगा, या आपका कर्तव्य होगा तब करना पड़ रहा है। तो यहाँ आवश्यकता बोधक क्रिया का प्रयोग हुआ है। साधारण क्रिया के साथ पढ़ना, होना या चाहिए अगर शब्द का क्रिया को जोड़ने से आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। यानी अगर हम किसी क्रिया में पढ़ना, होना और चाहना या चाहिए शब्द जोड़ते हैं तो वहाँ पर आवश्यकता बोधक क्रिया बनेगी। निश्चय बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध हो, उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे वह बीच ही में बोल उठा, मैं मार बैठूंगा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा, वह गिर पड़ा। अब यहां देखिए, एक निश्चितता का बोध हो रहा है। इस प्रकार की क्रियाओं में पूर्णता और नित्यता, निश्चितता का भाव वर्तमान होता है, इसलिए निश्चय बोधक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद आता है इच्छा बोधक,
इससे क्रिया की करने की इच्छा प्रकट होती है। जैसे वह घर आना चाहता है, वह बाजार जाना चाहता है, वह फल खाना चाहता है। क्रिया के साधारण रूप में चाहना क्रिया जोड़ने से इच्छा बोधक, चाहना यानी इच्छा व्यक्त करना, तो क्रिया के साधारण रूप में चाहना क्रिया जोड़ने से इच्छा बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। उसके बाद आता है अभ्यास बोधक। इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे यह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, वह बाजार जाया करता है, मैं खेला करता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, बार बार दोहराव हो रहा, अभ्यास हो रहा है, तो इसलिए अभ्यास बोधक क्रिया का प्रयोग हुआ है। शक्ति बोधक, इससे कार्य की करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे मैं चल सकता हूँ, एबिलिटी की बात, योग्यता की बात, शक्ति की बात। वह बोल सकता है यानी वो कर सकता है, वो जा सकता है, वो इसे पढ़ सकता है। अब इसमें देखिए सकना यानी अपनी एबिलिटी लगाने के लिए, अपनी एबिलिटी बताने के लिए, अपनी योग्यता शक्ति बोध बताने के लिए सकना शब्द अगर जोड़ दिया जाता है तो शक्ति बोधक शब्द का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तो उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है, वह आया जाया करता है। पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहना चाहिए या रहा करो। तो ये पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएं हैं। उसके बाद आता है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं। कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक होती हैं। हिंदी में इन क्रियाओं का व्यापक प्रयोग होता है। इनके हेर फेर से क्रिया का काल बदल जाता है। जैसे वह खाता है, मैंने पढ़ा था, तुम जगे हुए थे, वो सुन रहे थे। अब इसमें देखिए खाना, पढ़ना, जगना और सुनना ये क्या कहें, मुख्य क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ क्रियाओं के अर्थ की प्रधानता है। शेष क्रियाएं क्या हैं, जैसे है, था, हुए, रहे थे, हुए थे, ये सहायक क्रियाएं हैं। ये मुख्य के अर्थ को स्पष्ट करती हैं, साथ ही साथ इसका भी बोध कराती हैं कि ये कार्य किस काल में हुआ। नाम बोधक क्रियाएं, संज्ञात अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा प्लस क्रिया, विशेषण प्लस क्रिया। अब देखिए यहाँ भस्म क्या है, संज्ञा, करना क्रिया, तो भस्म करना क्या हो जाएगा, नाम बोधक क्रिया। विशेषण और क्रिया, दुखी होना, दुखी क्या है, विशेषण, होना क्रिया, दुखी होना, निराश होना। अब देखिए यहाँ दृष्टव्य ये है, मतलब ये है कि नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं हैं। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं और नाम बोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती हैं। दोनों में ये अंतर है। अब आता है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब वह पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती। जैसे उसने नहाकर भोजन किया। अब देखिए एक काम क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तब दूसरा काम प्रारंभ हो रहा है। इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि इसमें नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होता है। उसके बाद आता है क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया का ही भाग है क्रियार्थक संज्ञा। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आ जाए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, देश के लिए मरना अच्छा है। तो यहाँ जो है क्रियाएं संज्ञा के रूप में, संज्ञा की तरह प्रयोग हुई हैं, टहलना, मरना, तो इसलिए इसे क्रियार्थक संज्ञा कहा जाएगा।